नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। इस शो में हम फोकस करेंगे आपके टैक्स से जुड़ी जो उलझने होते हैं उन पर, और हर बार की तरह उन्हें हम अपने शो के जरिए आसान भाषा में सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसे में आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें अपने सवाल मेल कीजिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी, उसके ज़रिए आप अपने सवाल पूछिए और टैक्स से जुड़े जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो आप हमें बताइए। हमारी कोशिश यही रहेगी और हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं उनकी भी कोशिश यही रहेगी कि आसान भाषा में हम उन समस्याओं को हल कर सकें। इस बार हम बात करेंगे आईटीआर की। काफ़ी सारी बातें हो रही हैं आईटीआर को लेकर, लेकिन हर बार हम इनकम टैक्स रिटर्न के हर एक पहलू को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर भरने का समय चल रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंडिविजुअल्स के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है, यानी कि 31 जुलाई 2024 के पहले जो सैलरी क्लास है उनको आईटीआर भरना होगा। ऐसे में आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है और इसी वजह से हम ये टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि इससे जुड़ी हर एक चीज़ हम आपके सामने बेहतर तरीके से समझा सकें और इसके हर तरीके से एनालिसिस कर कोई भी पॉइंट छूटे ना आपसे, वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आईटीआर एक ऐसा फॉर्म है जिसे कोई भी व्यक्ति भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस वर्ष के दौरान अपनी आय और देय करों के बारे में जानकारी दर्ज करने के लिए जमा करता है। आपकी आय में शामिल है वेतन, व्यवसाय से लाभ, किसी बिजनेस या प्रोफेशन से अगर आपको कोई लाभ हो रहा हो, या फिर घर या संपत्ति की बिक्री, डिविडेंड अगर आप इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो, कैपिटल गेन होता है आपको काफ़ी सारे सोर्सेज से, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सोर्स होते हैं इनकम के, अगर वो भी आपको मिल रही है। रिटायरमेंट के बाद भी हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पास इनकम आ रही होती है, कुछ लोग फर्स्ट टाइम सैलरी ले रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, पहली बार नौकरी लगी है तो उन्हें भी कुछ इनकम मिल रही होगी। ये सारी ही चीज़ें आय के दायरे में आती है, और ये जो प्राप्ति है आपको ब्याज से भी हो सकती है, इंटरेस्ट से हो सकती है, डिविडेंड से भी हो सकती है। हर तरीके से आपको कोई ना कोई सोर्स के जरिए इनकम हो रही होगी। तो अगर आपको किसी भी तरीके की इनकम हो रही है तो आपको आईटीआर फाइल करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने एक वर्ष के दौरान अधिक कर का भुगतान किया है तो आपको आयकर विभाग द्वारा रिफंड भी मिलता है, और ये उन लोगों को मिलता है जो कि आईटीआर फाइल करते हैं। अगर आपने एक्सेस दे दिया, कभी कभार एम्प्लॉय आपका एक्सेस टीडीएस काट लेता है, तो अगर आप अपने डिडक्शंस के दिखाते हैं, अपने खर्चे दिखाएंगे, उसके ज़रिए आप अपना टैक्स बचा भी सकते हैं और उसके ज़रिए आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो आईटीआर भरना बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे आज, थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आईटीआर किन के लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, जिनकी जॉब चेंज हुई है फाइनेंशियल ईयर के दौरान, या फिर जिनकी पहली बार नौकरी लगी है उन्हें क्या करना चाहिए, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस डिस्कशन में हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट, टैक्स बडी के फाउंडर सुजीत वांगर जी। सुजीत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। और जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे, आज हम हमारा जो डिस्कशन पॉइंट होगा वो आईटीआर फाइलिंग के अराउंड होगा, क्योंकि 31 जुलाई 2024 अब लास्ट डेट है। तो उसके पहले हम थोड़ा समझना चाहेंगे आपसे, हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे आईटीआर के बारे में, उसके कुछ फैक्ट्स, उसके कुछ निटिग्रिटीज़, और किस तरीके से फाइल करना चाहिए। अगर आप लेट फाइल करते हैं तो फिर क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ये आज हम थोड़ा समझने की आपसे कोशिश करें। तो पहला सवाल तो यही होगा, बहुत ही बेसिक, कि क्या आईटीआर दाखिल करना सबके लिए अनिवार्य है और किन लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है आईटीआर फाइल करना? देखिए, आपके क्वेश्चन में दो पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, किसके लिए अनिवार्य है और किसके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जिनका इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक है, उनको तो फाइल करना ही है। 2,50,000 इज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, उसके आगे इनकम है तो आपको फाइल करना ही है। लेकिन अगर आपका इनकम 2,50,000 से कम है और आपका टीडीएस हुआ है तो फिर आपको फाइल करना है, क्योंकि आप रिफंड ले सकते हो। और थर्ड केस, आपका टीडीएस भी नहीं हुआ और आपका इनकम 2,50,000 से कम है, फिर भी आपको इट इज एडवाइजेबल कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, सो दैट वीजा के लिए, बैंकिंग के लिए, लोन के लिए इसका फायदा हो जाता है।
बिल्कुल। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में यही चीज़ आती है कि हम लो सैलरी ब्रैकेट में हैं तो हम आईटीआर क्यों फाइल करें, टैक्स देने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह की मिथ हैं अभी भी प्रिवेल कर रही हैं, स्पेशली जो जिनकी जॉब पहली बार लगी है, जो फर्स्ट टाइम सैलरी ले रहे हैं और फ्रेशर्स हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ें काफ़ी आती है, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? देखिए, बेसिकली मैं तो ये बोलता हूँ कि द बेस्ट आईटीआर फाइल करना या न करना, अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर एफर्मेटिव ही चाहिए, क्योंकि उसके आईटीआर फाइल करने का कोई ड्रॉबैक नहीं है। अगर है तो फायदा ही है। अगर आप फर्स्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो इट इज मैटर ऑफ प्राइड। ये तो एक अभिमान, एक आपको एक प्राइड की बात है कि आप इनकम अर्निंग स्टार्ट हो गया और इन देयर इनकम टैक्स रिटर्न के सिवा दूसरा कोई उसका वैलिड प्रूफ नहीं है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल फर्स्ट टाइम जब आप करते हो तो ये मोमेंट ऑफ प्राइड होता है वो। तो फर्स्ट टाइम सैलरी वालों को तो मेरा सजेशन है, आपका इनकम 2.5 लाख से कम है, ज्यादा है, टीडीएस है, नहीं है, कुछ भी है, आपको पहला कोई इनकम आप अर्न करते हो किसी भी लेवल पे, तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना ही है। तो आदत आप लगाइए। बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइमर्स के लिए भी यही सलाह होगी कि ये भले ही आपका टीडीएस नहीं कट रहा है, आपको उतनी सैलरी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आईटीआर फाइल करना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। उसके अपने फ़ायदे होते हैं, एक प्रैक्टिस में आता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनता है, और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप किसी टैक्स एक्सपर्ट की या फाइनेंशियल एक्सपर्ट की भी मदद ले सकते हैं। अब अगला सवाल ये होगा कि आईटीआर फाइल करते समय फर्स्ट स्टेप किन किन बातों का ध्यान रखें, कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज आपके पास होने ही चाहिए आईटीआर फाइल करते समय? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आईटीआर फाइल करते वक्त आपका बैंक स्टेटमेंट आपको जनरेट करना है। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 का आप एक बैंक स्टेटमेंट आप जनरेट कीजिए। उसके बाद आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके आपका 26AS आप जनरेट कीजिए। उसको बहुत सिंपल प्रोसेस है। पैन नंबर और पासवर्ड डाल के आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे तो 26AS आप जनरेट कर सकते हो। बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कीजिए, 26AS जो है वो आप जनरेट कीजिए। फिर आप आपके प्रॉपर आपका कहीं पे आपने नोटबुक रखा है या जहां पे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का नोटिंग करते हो, वो एक बार छान के आपका कौन सा पेमेंट गया है, कौन सा इन्वेस्टमेंट गया है, वो आप एक बार नोट करके रखिए। राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट आपके पास अगर कुछ सैलरी स्लिप है या फॉर्म 16 इशू हुआ है एम्प्लॉयर ने, या फिर अगर आपने कहीं फ्रीलांसिंग किया है तो आपको किसी ने टीडीएस का सर्टिफिकेट इशू किया है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप एक साथ आपके सामने रखिए और फिर शांति से इन सारे डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करके आपको रिटर्न फाइल करना है। और वो करते वक्त भी आपको शुरुआत करनी है 26AS से, क्योंकि 26AS जो होता है ना, वो इट इज लाइक अवर कुंडली, फाइनेंशियल कुंडली। हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं जहां पैन हम इंक्लूड होता ही हर एक ट्रांजैक्शन पे, तो वो ट्रांजैक्शन मैप होता है और 26AS में आता है। तो 26AS में आपका टीडीएस कितना गया है, इनकम कितना क्रेडिट हुआ है, ये डेटा आपको मिलेगा। और लास्ट पॉइंट मैं ये बताऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस बहुत बार हम अवॉइड करते हैं। तो क्योंकि वो बहुत आजकल क्या है, बैंक स्टेटमेंट में इतने ट्रांजैक्शन होते हैं यूपीआई के कारण, 20 रुपए का पेमेंट, 30 रुपए का पेमेंट, तो बल्कीनेस हो जाता है और इसके कारण बहुत सारी चीजें ओवर साइट में निग्लेक्ट हो सकती है। तो मेरा एक कहना है कि आप बैंक स्टेटमेंट पे थोड़ा टाइम आप स्पेंड कीजिए। और बैंक स्टेटमेंट के साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज जो ओवरसाइट हो जाती है वो है अपना एआईएस स्टेटमेंट जो इनकम टैक्स पोर्टल पे आता है, क्योंकि वो भी अपनी एक दूसरी प्रकार की कुंडली है। जहां टीडीएस नहीं हुआ उसकी कुंडली एआईएस है, जहां टीडीएस है उसकी कुंडली 26AS है। तो बैंक स्टेटमेंट 26AS है, एएस और एआईएस, इनको आप अगर पूरा जस्टिस, पूरा न्याय आप अगर देते हो तो मुझे नहीं लगता कि इनकम रिपोर्टिंग में कोई गलती होगी। एंड ऑल्सो अगर आप अपने जो इन्वेस्टमेंट्स एंड पेमेंट्स साल भर में किए हैं उसका सही तरीके से एनालिसिस करोगे तो फिर आप टैक्स डिडक्शन में कोई आपकी गलती नहीं होगी। और अगर टैक्स इनकम रिपोर्टिंग में गलती नहीं होगी तो नोटिस नहीं आएगी, और टैक्स डिडक्शन के क्लेम में गलती नहीं होगी तो आपका रिफंड सही आएगा, टैक्स आउटगो ज्यादा नहीं होगा और कैश फ्लो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो आईटीआर फाइल करते समय सबसे पहले तो फॉर्म 26AS ये अपने पास ज़रूर रखें। इससे आप ठीक तरीके से
जो भी आपकी इनकम आई हुई है उसे आप मैच कर सकते हैं उसके साथ। इसके अलावा आपको टीडीएस की भी जानकारी मिलेगी। बैंक स्टेटमेंट ज़रूर अपना चेक करिए, पूरा फाइनेंशियल ईयर किए। और हम बाबर आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद यहाँ पर ज़रूर लें, स्पेशली अगर आप पहली बार फाइल कर रहे हैं तो, क्योंकि खुद अगर करने बैठते तो काफ़ी बार हमसे गलतियाँ हो सकती हैं। तो किसी टैक्स एक्सपर्ट की मदद ज़रूर लें। सुजीत जी, अब क्योंकि चर्चा छिड़िए, वैसे मैं ये सवाल आपसे थोड़ा आगे पूछने वाली थी, लेकिन अभी आपने एआईएस, फॉर्म 26 एएस, फॉर्म 16 की भी बात की यहाँ पर। ये सारी चीज़ें रिव्यू करना क्यों ज़रूरी हैं, और कहाँ पे ये सारे जो स्टेटमेंट है ये कहाँ मिलेंगे? थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में हमारे दर्शकों को समझाइए, इसमें क्या क्या ज़रूरी जानकारी आपको मिल सकती है और कहाँ पे जाके इसे चेक करना है? देखिए क्या होता है, आप अचानक आप जब बैंक स्टेटमेंट देखोगे तो अचानक आपको लगता है कि यार, आप लगता है कि मुझे एसबीआई से 3,000 डिविडेंड दिख रहा है, टाटा स्टील से 2,000 रुपए का डिविडेंड क्रेडिट हुआ है। तो क्या होता है कि हमें कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है, डिविडेंड क्रेडिट होता है, या फिर कोई हमने एफडी कहीं पे किया है, उसका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है। ये सारे ट्रांजैक्शंस जो है ना, वो हमारे रेगुलर इनकम के सोर्स के हिसाब से हमारे ध्यान में नहीं होते। अगर मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरा माइंड क्या, नेचुरल रिफ्लेक्स मेरा क्या रहेगा कि मेरा सैलरी से जो इनकम आ रहा है वो इनकम पे मुझे टैक्स भरना है। और अगर मैं कोई प्रोफेशनल हूँ, मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, तो मेरा नेचुरल रिफ्लेक्स क्या रहेगा, जो मुझे प्रोफेशनल फी आ रही है वो मुझे एक्युमुलेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे मुझे टैक्स भरना है। बट आजकल बहुत सारे हमारे मल्टीफेसेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, और उसके रिलेटेड इनकम रिलेटेड थिंग्स का जो अपने बैंक अकाउंट को हिट हो जाते हैं, ये सारे ट्रांजैक्शंस, ये सारे इनकम्स मिस होने के चांसेस है। और जिसका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल है डिविडेंड, क्योंकि आजकल एज यू नो डिविडेंड इज टैक्सेबल। पुराने जमाने 2-4 साल पहले डिविडेंड इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल नहीं था, तो फिर ये चीजें मिस आउट हुई तो इशू नहीं होता था। तो अभी क्या हो रहा है कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट और एआईएस प्रॉपर से एनालिसिस नहीं करोगे तो बाद में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के नोटिस आ जाते हैं और सबका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नाउ आगे क्वेश्चन आता है कि हमें कहाँ से डॉक्यूमेंट्स सुनने में बड़े टेक्निकल जार्गन जैसा लगता है, एआईएस, 26 एएस, तो ये सब कहाँ से लाए? तो ये बहुत सिंपल है। सारे डॉक्यूमेंट्स का एक ही सोर्स है, गंगोत्री एक ही है, इनकम टैक्स का पोर्टल। आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाइए, और इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपका यूजर आईडी, आपका पैन कार्ड होता है, आप पासपोर्ट आपका जो है वो आप इनपुट दे दीजिए, और आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाएंगे तो आपको वहां से आप 26 एएस आप जनरेट कर सकते हैं। तो 26 एएस में आपको ऐसे सारे ट्रांजैक्शन दिखेंगे कि जहां जहां टीडीएस हुआ है, तो जैसे आपका सैलरी है, आपकी प्रोफेशनल रिसिप्ट है, या इंटरेस्ट है, या कोई भी ट्रांजैक्शन है जहां पे टीडीएस, इवन डिविडेंड भी अगर एक सर्टन लिमिट से ज्यादा है तो टीडीएस हुआ है, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस आपको वहां पे दिखेंगे। अलॉन्ग विद दैट आपका इनकम का जो स्टेटमेंट होता है इनकम टैक्स पोर्टल पे, जो एआईएस हम बोलते हैं, आप वो एआईएस जनरेट कीजिए। एआईएस आप जनरेट करेंगे तो आपको बहुत ट्रांजैक्शंस लाइक शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, लाइकवाइज ऑल ट्रांजैक्शंस का जो डेटा है वो आपको दिखेगा। इससे क्या होगा कि दो चीजें होगी, एक तो कोई इनकम आपका और साइड से आप भूलने वाले हो तो वो आप पिकअप कर सकते हो, या फिर कभी कभी क्या होता है ये इसमें ना कुछ केसेस पूजा आपने भी देखे होंगे कि डबल एंट्री हो जाती है। तो मैंने ट्रांजैक्शन सिर्फ 1 लाख का ही हुआ है तो वहां पे 2 लाख दिख रहा है, तो ऐसी डबल एंट्री भी कभी कभी हो जाती है। तो हमें ये भी चीज नोटिस हो जाता है कि इसमें शायद डबल एंट्री है, इनकम डबल रिपोर्टेड है, अंडर रिपोर्टेड है, ओवर रिपोर्टेड है, तो सॉरी, जिसका हम रेक्टिफिकेशन में भी हम कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो इसलिए टू प्रिसाइज समरी में बताना है तो संक्षेप में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स 26 एएस, एआईएस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे मिलेंगे। आप इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर कीजिए, बहुत आसान है रजिस्टर करना, और इनकम टैक्स पोर्टल पे डॉक्यूमेंट आप जनरेट कीजिए, और अलॉन्ग विद दैट आपका बैंक स्टेटमेंट आप जनरेट कीजिए। तो एक साइड पे बैंक स्टेटमेंट, एक साइड पे 26 एएस और एक साइड पे एआईएस, और इसका आप प्रॉपरली एनालिसिस करोगे तो आपका प्रॉपर इनकम टैक्स फाइलिंग का एक मेजर एक्सरसाइज का जो होमवर्क जो है वो पूरा हो जाएगा।
बिल्कुल। तो इंफॉर्मेशन मिसमैच से आप बच सकते हैं, प्रॉपर रिव्यू कर सकते हैं। काफ़ी बार कुछ इनकम ऐसी होती है जिसकी हमें जानकारी नहीं होती, सामने सामने दिखाई नहीं देती, जैसे कि डिविडेंड है, इंटरेस्ट इनकम है, तो उसकी भी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर वो सारी इनकम की डिटेल्स हैं आपके पास तो आप बेहतर तरीके से अपने टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, डिडक्शन भी उस पर ले सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। सुजीत जी, अक्सर लोगों से गलतियां भी हो जाती हैं टैक्स फाइल करते वक्त, जैसे कि वो कभी कभार गलत आईटीआर फॉर्म अपने लिए चूज कर लेते हैं, गलत डिडक्शन भी फाइल कर लेते हैं। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, इसके बारे में कुछ बताइए और इसे रेक्टिफाई कैसे करें। देखिए, बहुत कॉमन प्रेवलेंट प्रॉब्लम है और इसका कॉन्सिक्वेंस इतना बड़ा है ना। अगर आप रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर्म सिलेक्ट करते हैं और अनफॉर्चुनेटली आपका रिटर्न इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा, तो इट इज एज गुड एज नॉट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो कॉन्सिक्वेंसेस इतने सीरियस भी हो सकते हैं। कॉमन कैसा होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। कॉमन मिस्टेक कैसा होता है रॉन्ग आईटीआर फॉर्म सिलेक्शन में। मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, मैं टीसीएस में जॉब कर रहा हूँ, मैं किसी कारण मैंने जॉब छोड़ दिया और मैंने कुछ महीने फ्रीलांसिंग असाइनमेंट ले लिया। तो मुझे कुछ फ्रीलांसिंग की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, और वे आजकल बहुत, आप हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे जाओगे तो बहुत कॉमन ये चीजें हैं इंडिया में। तो मैं अगर कोई असाइनमेंट मैंने ले लिया तो मुझे इनकम आ रहा है कहीं से, प्रोफेशनल सोर्स से मुझे इनकम आ रहा है। अभी सैलरी का इनकम मुझे नहीं है। लास्ट तक मैं सैलरी इनकम आता था, अभी मुझे रिसिप्ट आ रहा है प्रोफेशनल। बट एज अ इंडिविजुअल मैं ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। बहुत बार लोग मिस कर देते हैं कि मेरा ये प्रोफेशनल इनकम है तो इसको ट्रीट अलग तरीके से करना है, तो ये चीज ध्यान में नहीं आती। तो मैं रिटर्न फाइल के वक्त कैसे जाऊंगा, मेरा 16 लाख रुपए का मेरा प्रोफेशनल रिसिप्ट है और मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाऊंगा तो मैं ITR-1 सिलेक्ट करूंगा। ITR-1 में मैं डालूंगा इनकम फ्रॉम सैलरी 16 लाख और मैं रिटर्न फाइल कर लूंगा। नाउ AIS में ऑलरेडी मेरा डेटा गया है, 20CS में ऑलरेडी डेटा गया, 16 लाख इज माय प्रोफेशनल इनकम, 194J में उसका TDS भी हुआ। सो इनकम टैक्स डेटा बेस के हिसाब से मैंने वो प्रोफेशनल इनकम रिपोर्ट ही नहीं किया, इट इज अनरिपोर्टेड। राइट। और मैंने जो इनकम रिपोर्ट किया है उस इनकम का तो सैलरी में TDS दिखता ही नहीं है 26CS पे। तो प्रैक्टिकली मेरा पहली चीज, मेरा फॉर्म गलत हो गया, वो पहली चीज, राइट। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न इनवैलिड भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। दूसरा कि उससे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये है कि अंडर रिपोर्टिंग का मुझे नोटिस आ सकता है, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन के इश्यूज आ सकते हैं। तो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ITR फॉर्म ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है। इसलिए जब ITR फॉर्म हम फाइल करते हैं उस समय डबल चेक हमें करना है कि ये ITR फॉर्म सही है क्या। मैं F&O ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो मैं ITR-2 में मेरा ITR-3 या ITR-4 ही होना चाहिए, बिल्कुल, राइट। फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा सैलरी एंड कैपिटल गेन है तो मेरा ITR-2 ही होना चाहिए। तो ये डबल चेक करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डबल चेक कीजिए, आप किसी से रिवैलिडेट कीजिए अगर आप सेल्फ फाइलिंग कर रहे हैं, और अगर एक्सपर्ट से कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं, लेकिन सेल्फ फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको रिवैलिडेट करना है किसी से। राइट। तो ITR फॉर्म सिलेक्शन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमसे चूक हो जाती है, जैसे कि F&O में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या फिर कुछ अदर सोर्सेज हैं, उस अकॉर्डिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर ठीक तरीके से बताया भी होगा कि कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए सही है। ज़रूरी नहीं कि हर बार आप जो फाइल करते हुए इस बार भी वही आपके लिए सही होगा। आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपकी इनकम बढ़ रही है, आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से ITR फॉर्म का सिलेक्शन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो उसका भी आप ध्यान रखिए। सुजीत जी, हम देखते हैं कि अगर इस तरह की कुछ मिस्टेक आ जाती है, हमने इंफॉर्मेशन मिसमैच की बात की, कभी कभी हम गलत डिडक्शन डाल देते हैं, तो ऐसे केस में इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन भी आते हैं उसको चेक करने के लिए। अगर तब भी नहीं हुआ, नोटिफिकेशन का रिप्लाई कैसे देना है ये भी थोड़ा हमें समझाइए। और अगर वो भी नहीं हो पाए हमसे तो आखिर में पेनल्टी किस तरीके से कितनी आ सकती है या किस तरीके से आ सकती है, और इनकम टैक्स विभाग क्या एक्शन लेगा अगर हमने डिडक्शन अंडर रिपोर्टिंग की या इस तरीके की कुछ गलतियां हमसे हो गई हैं और अननोइंगली हुई हैं, तो किस तरीके से उसका रिप्लाई करें। तो देखिए, बहुत बार हम गलतियां दो प्रकार की हो सकती है। कैसा कि कभी सेट ऑफ में गलती हो जाती है। बहुत बार F&O के ट्रांजैक्शन या स्पेकुलेटिव जो डे ट्रेडिंग के ट्रांजैक्शन में हमने देखा है कि
आप डे ट्रेडिंग का लॉस है, आप सेटअप नहीं कर सकते, लेकिन वो आप स्पेकुलेटिव लॉस को नॉन स्पेकुलेटिव लॉस आप रिपोर्ट करेंगे, राइट। और बाद में डिपार्टमेंट की आपको नोटिस आ जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि आप डिडक्शन आप एचआरए क्लेम करोगे, राइट। एचआरए आप क्लेम कर रहे हो, लेकिन सामने एचआरए डिडक्शन के सामने जो इनकम होना चाहिए करस्पॉन्डिंग आपके टेनेंट, आपके लैंडलॉर्ड का, वो इनकम नहीं है, तो फिर आपको क्वेरी रेज हो सकती है कि आपने क्लेम किया है लेकिन वहां करस्पॉन्डिंग इनकम नहीं है। तो ये रॉन्ग, इन शॉर्ट रॉन्ग क्लेम ऑफ डिडक्शन ये बहुत कॉमन इंस्टेंस हो सकता है, राइट। और अगर आप रॉन्गली डिडक्शन का क्लेम कर रहे हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न का जो प्रोसेसिंग हो रहा है उसमें आपको इंटीमेट किया जाएगा कि ये मिसमैच दिख रहा है, आपने इतना क्लेम किया है बट ये क्लेम अनरीजनेबल दिख रहा है, आपसे एक्सप्लेनेशन कॉल फॉर होगा। और अगर आप वो एक्सप्लेनेशन में आप रियलाइज करते हैं कि ये रॉन्गली हुआ है और आप उसका आप रिप्लाई दे देते हैं, तो यहाँ पे एक तो पहली चीज है कि वो इनकम आपका टैक्स होगा। मतलब अगर आपने गलती से 2 लाख का रॉन्ग डिडक्शन लिया है, राइट, और बाद में आप डिपार्टमेंट डिटेक्ट करता है तो 2 लाख का रॉन्ग डिडक्शन आपका कैंसिल होगा। तो 2 लाख के ऊपर आपका जो टैक्स है ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज तक का टैक्स हाइपोथेटिकल आप समझे आ जाएगा। तो 60,000 रुपीज का टैक्स कैलकुलेट होगा। इससे ज्यादा सीरियस पॉइंट है इंटरेस्ट। उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है टिल द टाइम ऑफ दैट वो डिटेक्शन बाय डिपार्टमेंट, तब तक उसका इंटरेस्ट लगेगा पूरा। और वो इंटरेस्ट बहुत हेवी इंटरेस्ट होगा, 1% पर मंथ के हिसाब से। तो उस अमाउंट पे 60,000 रुपीज पे इंटरेस्ट भी लगेगा, राइट। और इंटरेस्ट ऐड होने के बाद सबसे पहली चीज आपको डिमांड नोटिस जनरेट होगी। इमीडिएट पेनल्टी नहीं लगेगी आपको, टैक्स इंटरेस्ट इसकी डिमांड नोटिस आपको आएगी। और उसके बाद सेपरेट पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होगा, 271C का होता है कंसीलमेंट, पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा। उसमें आपको बकायदा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, डायरेक्ट पेनल्टी नहीं लेवी होगी। आपको बोला जाएगा कि रॉन्ग डिडक्शन आपने क्लेम किया था तो आपको इसके ऊपर पेनल्टी क्यों न लगाएं। हाँ, और जिसके ऊपर आप एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। आप अगर कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे देते हैं तो एज पर लॉ पेनल्टी वेव भी हो सकती है जी। और अगर लगती है तो 100% to 200% तक ऑफ द टैक्स डिमांड बिल्कुल। तो पेनाल्टी हैवी लग सकती है अगर आपने सही तरीके से जवाब नहीं दिया। कुछ गलतियां हो सकती हैं, टैक्स विभाग उसको आपके नोटिस में भी लाएगा, लेकिन उसका जवाब जरूर दे दीजिए और उससे समय पर रेक्टिफाई कीजिए। अगर तब भी नहीं किया है तो फिर आपको पेनाल्टी यहाँ पर देनी पड़ सकती है। तो गलतियों का ध्यान रखिए, सही फॉर्म सिलेक्शन करिए और बाकी प्रोसीजर्स तो हमने आपको बताई दिए हैं। सुजीत जी, बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।